हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम की एक महत्वपूर्ण क्लास मेमेलिया। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास एवीज और उसके जनरल कैरेक्टर्स। आज हमारे वीडियो का बेस रहेगा एनिमल किंगडम की एक महत्वपूर्ण क्लास मेमेलिया। बात करते हैं क्लास मेमेलिया की। तो मेमेलिया का अध्ययन जंतु विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम मेमोलॉजी कहते हैं, अर्थात द स्टडी ऑफ मेमेलिया इज कॉल्ड मेमोलॉजी। अतः जंतु विज्ञान की एक शाखा जिसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम मेमोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं क्लास मेमेलिया जंतुओं के ओरिजिन की। तो क्लास मेमेलिया जंतुओं का स्थापत्य सीनोजोइक एरा में देखने को मिलता है। अर्थात हम बात करें सीनोजोइक एरा की, तो सीनोजोइक एरा के अंतर्गत मेमेलियंस जंतुओं का आधिपत्य था, या आप कह सकते हैं मेमेलियन जंतुओं की प्रचुरता सीनोजोइक एरा के अंतर्गत देखने को मिलती है। अतः सीनोजोइक कल्प को हम मेमेलियंस का गोल्डन एरा भी कहते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि सीनोजोइक कल्प ही स्तनधारी जंतुओं के स्वर्णिम युग का एक अध्याय था। नेक्स्ट, आज हमारे वीडियो का जो बेस रहेगा वो है स्तनधारियों के सामान्य लक्षण या जनरल फीचर्स। बात करते हैं इनके जनरल फीचर्स या कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले हैबिटेट में ये सामान्यतः कॉस्मोपोलिटन एनिमल्स होते हैं, अर्थात ये विश्वव्यापी होते हैं। इनका वितरण पृथ्वी पर सब जगह होता है। आप इन्हें एक्वेटिक हैबिटेट में देख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में और एरियल हैबिटेट में देख सकते हैं। इनके अलावा ये आर्बोरियल वृक्षवासी भी होते हैं और अन्य हैबिटेट जैसे कोल्ड रीजन्स, हॉट स्प्रिंग्स आदि में भी ये देखने को मिलते हैं। अतः इसे एक टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये कॉस्मोपोलिटन एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात उष्ण रुधिरधारी होते हैं या गर्म रुधिरधारी होते हैं। अतः इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। उष्ण रुधिरधारी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, क्लास एव्स के जंतु भी उष्ण रुधिरधारी या गर्म रुधिरधारी जंतु होते हैं जिनका टेम्परेचर समान रहता है, अर्थात इनका टेम्परेचर वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, नियत रहता है या समान रहता है। अतः इन्हें समतापी जंतु भी कहते हैं या होम्योथर्मल एनिमल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, बॉडी की बात करें तो बॉडी डिवाइड्स इन हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। शरीर के विभाजन की बात करें तो शरीर इनका 4 भागों में स्पष्ट रूप से बटा होता है। शीर्ष या सिर, ग्रीवा या गर्दन, ट्रंक या धड़ और टेल या पूंछ, इन 4 भागों में स्पष्ट रूप से इनका बॉडी डिवाइड रहती है। कुछ हायर कोऑर्डिनेट्स में टेल रिड्यूस हो गई है, जैसे मैमल्स में मानव की बात करें तो मानव में टेल्स अपहासित हो गई है या आप कह सकते हो रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट, मेमेलिया की बात करें तो क्लास मेमेलिया का जो मेमेलिया नाम रखा गया था वो इनमें पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मेमोरी ग्लैंड्स की उपस्थिति के कारण था। अतः आप यूँ कह सकते हैं कि क्लास मेमेलिया में मेमोरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियाँ उपस्थित होती है जो नवजात के पोषण का कार्य करती है, अर्थात शिशु के पोषण का कार्य करती है। मेमोरी ग्लैंड्स की उपस्थिति के कारण ही इसे क्लास मेमेलिया कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास मेमेलिया के एक महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक कैरेक्टर की, या यूनिक कैरेक्टर कह सकते हैं आप, इसे एडवांस कैरेक्टर भी कह सकते हैं क्लास मेमेलिया का, कि इनमें डायफ्राम उपस्थित होता है। बात करते हैं डायफ्राम की, तो डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो आप यूँ कह सकते हैं कि थोरेक्स और एब्डोमन दोनों के बीच में पाया जाता है। थोरेक्स रीजन, ये एब्डोमन रीजन, इन दोनों के बीच में एक डायफ्राम उपस्थित होता है जिसे आप तनुपट कहते हैं। ये तनुपट एक पेशीय संरचना है जो कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज में हेल्पफुल होता है। जैसे बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की, सबसे महत्वपूर्ण
योगदान इसका श्वसन में रहता है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान डायफ्राम अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इनके अलावा ये डेफिकेशन अर्थात मल त्याग या एक्सक्रेटा प्रोडक्ट रिलीज करने में भी हेल्पफुल होता है। इनके साथ साथ ये मिक्चुरेशन मूत्र निष्कासन और पार्चुरेशन या प्रसव प्रक्रिया में भी सहायक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेमिलियन जंतुओं की बॉडी पर पाए जाने वाले हेयर्स की, अर्थात इनमें हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन स्किन। त्वचा पर रोम या रोमों का आवरण या रोमों का गुच्छा इनमें देखने को मिलता है, जो कि स्तनधारी जंतुओं की विशेषता है। अन्य जंतुओं में ये अनुपस्थित होते हैं। सामान्यतः स्तनधारी जंतुओं में एपिडर्मिस के व्युत्पन्न के रूप में शरीर पर बाह्य कंकाल के तौर पर कुछ संरचनाएं उपस्थित होती है, जिनमें हेयर या रोम प्रमुख है। इनके अलावा नेल, क्लो, हुक्स आदि उपस्थित होते हैं। ये सभी एपिडर्मिस के डेरिवेटिव है, जो कि अध्यावनी तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं या इंटेगुमेंट्री सिस्टम का निर्माण करते हैं। बात करते हैं हम इनमें पाई जाने वाले लिम्स की, तो यहाँ 2 जोड़ी पाद देखने को मिलते हैं। 2 पेयर्स लिम्स आर प्रेजेंट, अर्थात 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं, जिनमें अग्र जोड़ी पाद जंतुओं के विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करने के काम में आते हैं। जैसे मानव की बात करें तो मानव में फोरलिम या अग्रपाद विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संपन्न करने में उपयोग में लिए जाते हैं। इनके अलावा अन्य जंतुओं में भी ये वॉकिंग, रनिंग के पर्पज में यूज में लिए जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स हाइंड लिम्स आर एब्सेंट। कुछ ऐसे जलीय जंतु होते हैं जिनमें पश्चपाद सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, अर्थात उनमें फोरलिम ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनमें पाए जाने वाले ईयर पिन्ना की या कर्ण पल्लव जिसे कहते हैं। तो स्तनधारी जंतुओं की विशेषता होती है कि इनमें जो एक्सटर्नल ईयर होता है, उस एक्सटर्नल ईयर का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है ईयर पिन्ना, जिसे कर्ण पल्लव कहते हैं। ये कर्ण पल्लव उपस्थित होता है। मानव में ये कर्ण पल्लव इमूवेबल होता है। ये जो ईयर पिन्ना होता है ये इमूवेबल होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो मसल्स का ओरिएंटेशन होता है उनकी वजह से ये मूव करता है। तो मानव में ये इमूवेबल होता है, जबकि अन्य जंतुओं में हम देखें या मैमल्स में देखें तो ये मूवेबल होता है। जैसे रेबिट की बात करें, हम खरगोश की बात करें तो खरगोश में ये मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब हिलता डुलता है। इस प्रकार फोन लाइक स्ट्रक्चर ये होता है और ये किसी ध्वनि को सुनकर या साउंड को सुनकर ये मूव करता है। अतः ईयर पिन्ना इनके मूवेबल होते हैं, रेबिट्स के या अन्य स्तनधारी जंतुओं के। बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो स्तनधारियों के पाचन तंत्र की बात करें तो ये पूर्ण होता है, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल इनमें पूर्ण होती है। आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक छिद्र उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि इनमें पाचक ग्रंथियां भी उपस्थित होती है। पाचक ग्रंथियों में सामान्यतः लीवर, इसके अलावा पेनक्रियाज, इसके अलावा सेलेवरी ग्लैंड इनको सम्मिलित करते हैं। तो कई पाचक ग्रंथियां होने की वजह से इनमें विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इजीली होता है। अतः आप यूँ कह सकते हैं कि स्तनधारियों का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेल डेवलप्ड होता है। इनके अलावा हम बात करते हैं इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, कि इनमें क्लोका एब्सेंट होता है। क्लोएका या अवस्कर इनमें अनुपस्थित होता है। जबकि प्रिमिटिव मैमल्स की बात करें या आदिम स्तनधारी जंतुओं की बात करें, जैसे प्रोटोथीरिया में ये उपस्थित होता है। तो ये थे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में कुछ विशेषताएं। अब बात करते हैं इनमें पाई जाने वाली टीथ की या दांतों की। तो दांत इनमें थिकोडोंट प्रकार के होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती से तात्पर्य होता है कि स्तनधारियों में पाए जाने वाले दांत जो के सॉकेट में फंसे हुए रहते हैं, अर्थात जबड़ों के सॉकेट में धंसे हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें थिकोडोंट कहते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती से तात्पर्य है बच्चों कि इनमें पाए जाने वाले दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मानव की दांतों की, तो मानव में 4 प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर
और मोलर कहते हैं। जैसे क्रंतक, रद्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के दांतों के कारण इन्हें विषमदंती भी कहा जाता है। बात करते हैं हम दांतों के एक और टर्म डाइफाइडोंट की, जिसे द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती का मतलब होता है कि मैमल्स एनिमल में दांत 2 बार ओरिजिन होते हैं या ओरिजिनेट होते हैं, अर्थात स्तनधारी जंतुओं में दांत 2 बार आते हैं। सभी जंतुओं में ये इनकी विशेषता होती है। एक बार जो फर्स्ट टीथ ओरिजिनेट होते हैं उन्हें हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं। मानव की बात करें तो टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं, जिसे मिल्क टीथ भी कहते हैं। अन्य स्तनधारियों की बात करें तो उनमें परमानेंट टीथ मिल्क टीथ के बाद में ओरिजिनेट होते हैं, जिनकी संख्या सामान्यतः मानव में 12 होती है। तो टेम्परेरी और परमानेंट टीथ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें डाइफाइडोंट भी हम कहते हैं। बात करते हैं इनमें साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की, तो साउंड जनरेटिंग ऑर्गन इनमें लैरिंक्स या कंठ होता है। ध्वनि उत्पादक यंत्र की बात करें तो इनमें कंठ विकसित होता है या डेवलप्ड होता है, जबकि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, क्लास एवीज में ध्वनि उत्पादक यंत्र सिरिंग्स के रूप में पाया जाता था, जो कि उनका या बर्ड्स का वॉइस बॉक्स कहलाता था। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की या परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र भी इनका सुविकसित होता है, जो कि हृदय, ब्लड या रुधिर और आर्टरी और वेन्स या रुधिर वाहिनियों के द्वारा बना होता है। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से मिलकर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट मुख्यतः 4 चैम्बर्ड होता है, अर्थात चतुर्कक्षीय हृदय इनमें देखने को मिलता है, जिनमें 2 आलिंद और 2 नीले उपस्थित होते हैं। और नीले और आलिंदों में स्पष्ट रूप से विभाजन देखने को मिलता है, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि इनमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर अलग अलग रहता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं भी मिक्सअप नहीं होता है। इनके अलावा इनमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जो केवल स्तनधारियों की विशेषता होती है। इनमें दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है। दोहरा परिसंचरण से तात्पर्य है बच्चों कि हृदय में ब्लड 2 बार गुजरता है, अर्थात 2 बार ब्लड के पास होने की वजह से हार्ट में इनको डबल सर्कुलेशन वाला हार्ट कहते हैं। और हार्ट की बात करें तो हम इसे मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, जैसे पेशीजन्य हृदय हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हार्ट की जो प्रक्रिया इनिशिएट होती है वो पेशियों के कारण होती है, इसलिए ये मायोजेनिक हार्ट है। कई इनवर्टिब्रेट या नॉन कोऑर्डिनेट फाइलम्स में हमने देखा था कि उनमें मायोजेनिक हार्ट की जगह न्यूरोजेनिक हार्ट उपस्थित होता था। तो स्तनधारी जंतुओं में मायोजेनिक या पेशी हृदय पाया जाता है, जो विकसित प्रकार का होता है। में एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें किडनीज आर मेटानेफ्रिक, अर्थात वृक्क पश्चवर्कक प्रकार के होते हैं, जो हाईली डेवलप्ड होते हैं या सबसे एडवांस टाइप के वृक्क इनमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, जिन्हें मूत्राशय कहते हैं, ये उपस्थित होता है, जिनमें यूरिन का स्टोर रहता है। नेक्स्ट बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनमें यूरिया होता है। मेनली या कॉमनली हम कहें कि मैमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे यूरियोटेलिक होते हैं, अर्थात यूरिया होता है। इनके अलावा बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा हम इनके नर्वस सिस्टम की या तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है, जो 3 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के रूप में डिफाइन किया जाता है। बात करते हैं हम इनके सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम अनुमस्तिष्क की, तो दोनों ही सुविकसित होते हैं और आकार में बड़ी साइज़ के होते हैं, अर्थात दीर्घाकार होते हैं या लार्ज होते हैं। जिनमें सेरेब्रम और सेरिबेलम की बात करें तो सेरेब्रम और सेरिबेलम की वजह से ही मानव की ब्रेन समस्त एनिमल किंगडम में सुपीरियर प्रकार की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से मानव ब्रेन में सोचने, विचारने, इसके अलावा तर्कण या रीजनिंग करने, इसके अलावा आप बात कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना आदि सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती है।
इनके अलावा एक विशेष संरचना इनमें उपस्थित होती है जो केवल मैमेलियंस क्लास की डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है। इनमें दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं राइट और लेफ्ट, उन प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने के लिए एक विशेष संरचना उपस्थित होती है जिसे हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। तो कार्पस कैलोसम इनमें उपस्थित होता है जो दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की। तो इनमें पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाएं के बारे में आप जानते होंगे, ये 12 जोड़ी होती है जो पूरी बॉडी में उपस्थित होती है और मुख्यतः सेंस ऑर्गन की तरह कार्य करती है, जो कि अलग अलग प्रकार के आप कह सकते हैं नर्व इम्पल्स को ले जाने का कार्य करती है और ब्रेन्स के सेंसरी सिस्टम में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज वेल मार्क्ड। लैंगिक द्विरूपता की बात करें तो लैंगिक द्विरूपता इनमें स्पष्ट होती है, अर्थात नर व मादा जंतुओं को आप स्पष्ट तौर पर पहचान सकते हैं या उनमें भेद कर सकते हैं। इनके अलावा सेक्सुअल सिस्टम की बात करें या रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो मेल है जे कोपुलेटरी ऑर्गन, मानव में या अन्य मैमल्स के नरों में मैथुन अंग उपस्थित होता है जो कि गैमिट को फीमेल्स की बॉडी के भीतर रिलीज करने का कार्य करते हैं। अतः इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, अर्थात एकलिंगी जंतु होते हैं। बात करते हैं हम इनमें फर्टिलाइजेशन की। तो सामान्यतः निषेचन इनमें आंतरिक प्रकार का होता है क्योंकि कोर्डेट एनिमल्स हैं और सभी प्रकार के हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कोपुलेटरी ऑर्गन उपस्थित होने के कारण इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बात करते हैं इन एनिमल्स की अन्य विशेषताओं की। तो कॉमनली विविपेरस होते हैं, जरायुज जंतु होते हैं अर्थात शिशु उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो प्रोटोथीरियंस एनिमल्स हैं जिन्हें प्रिमिटिव मैमल्स कहा जाता है या प्राचीन कशेरुकी या प्राचीन स्तनधारी जंतु कहा जाता है। उनमें कुछ अपवाद स्वरूप ओविपेरस जंतु देखने को मिलते हैं, अर्थात अंडयुज जंतु देखने को मिलते हैं जो अंडे देते हैं। बात करते हैं इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की या भ्रूणीय परिवर्धन की। तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं या अपरा कहते हैं, और अपरा भ्रूण को नरिशमेंट करने का कार्य करती है, अर्थात अपरा भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये मैटरनल टिश्यू और एम्ब्रियोनिक टिश्यू दोनों के मध्य एक कनेक्शन होता है या एक जुड़ाव होता है जिसकी वजह से फीटल या एम्ब्रियो को पोषण प्राप्त होता रहता है माता के ऊतकों के द्वारा। बात करते हैं डेवलपमेंट की या परिवर्धन की। तो परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कोई किसी प्रकार की लार्वावस्था इनमें उपस्थित नहीं होती। पेरेंटल केयर की बात करें तो पेरेंटल केयर भी मार्क्ड होता है या वेल डेवलप्ड होता है। पैतृक रक्षण उच्च कोटि का देखने को मिलता है जहां शिशु जंतुओं को मादा अपने ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा उनका नरिशमेंट करती है। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स के सीक्रेशन से मिल्क का फीडिंग करवाती है। अतः पेरेंटल केयर इनमें उच्च कोटि का देखने को मिलता है। बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की। तो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियाँ इनमें देखने को मिलती है जो भ्रूण के डेवलपमेंट में सहायक होती है, जिनमें यॉक सैक, एमनियन, कोरियन और अलेंटोइस होती है। जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा चारों भ्रूणीय झिल्लियों पर। आपको केवल यहाँ ये ध्यान रखना है कि इनमें पाई जाने वाली अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती है, जिन्हें यॉक सैक, पित्तक कोष, एमनियन, कोरियन और एलेंटोइस कहा जाता है। बात करते हैं इनमें पाई जाने वाली वर्टिब्रा की। तो नेक रीजन में जो ग्रीवा क्षेत्र होता है या 7 प्रकार की वर्टिब्री पाई जाती है, अर्थात 7 प्रकार की कशेरुकाएं मिलकर नेक रीजन का फॉर्मेशन करती है। अतः आप कह सकते हैं कि नेक रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री उपस्थित होती है। बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की एक और विशेषता की। तो इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, अर्थात यकृत निवेशिका तंत्र देखने को मिलता है जहां बॉडी की सारी वेंस पहले लीवर में पहुंचती है, जहां
टॉक्सिक का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसके बाद वेंस हार्ट में ब्लड को ले जाती है। इस प्रकार का तंत्र यकृत निवेयिका तंत्र कहलाता है। ये कशेरुकियों की विशेषता है और मानव या मैमल्स में सुविकसित होता है। यहाँ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के साथ साथ बात करेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की, तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम भी इनमें मौजूद होता है। लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करें, वृक्क निवेयिका तंत्र की, तो वृक्क निवेयिका तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लास मेमेलिया के कॉमन एग्जाम्पल्स में आपको कंगारू, मंकी, रेट, केट, लोयन, ह्यूमन, काऊ, पिग, रेबिट एक्सेट्रा देखने को मिलेंगे। ये सभी कॉमन एग्जाम्पल्स है। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्लास मेमेलिया के कुछ जनरल कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने मेरे सबसे अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हम आने वाली क्लासेज में क्लास मेमेलिया के क्लासिफिकेशंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इनके अलावा अन्य नए वीडियो भी लेकर आएंगे।